यूनिवर्सिटी के फिर से नाम हुए हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ, इसकी फाउंडेशन हमने 2022 फरवरी में रखी थी। वैसे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर समय समय पर जो है इस तरह के संगठन बनते रहे, जब एनजीओ जो है वो अपनी मांग को मनवाने में और कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने में फेल हुआ, या फिर जब एनजीओ गुटों में बढ़ता रहा, तो इस तरह की स्थिति प्रदेश के अंदर पनपती रही है। ये इतिहास रहा है। लेकिन ऐसा ही एक इतिहास आपने देखा होगा पिछली सरकार में, जब 2 एनजीओ थे और सरकार ने किसी को मान्यता नहीं दी और कर्मचारियों के सारे मुद्दे लंबित थे, और उस दौरान हिमाचल प्रदेश के अंदर 6 साल बाद जो है छठा वेतन आयोग लागू हुआ था 2022 में। तो उस परिप्रेक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ का गठन हुआ। ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ आज भी प्रदेश के कर्मचारियों के हर वर्गों के शिक्षकों की, वो चाहे कॉलेज के शिक्षक है, यूनिवर्सिटीज़ के है, वो चाहे बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के, किसी भी निगम के, किसी भी विभाग के कर्मचारी है, उन सब की मांगों को प्रमुखता से जो है बड़ी शिद्दत के साथ जो है सरकार के समक्ष जो टेबल टॉक पे रखता है। लंबे समय से हमारी बैठक नहीं हो पा रही थी। ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई विशेष आयोजन इस बैठक का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको किसी परिप्रेक्ष्य में ना ले, क्योंकि संयुक्त कर्मचारी महासंघ का चुनाव होना था, नई कार्यकारिणी का विस्तार होना था। उस संदर्भ में जो है हम हाउस को बुलाने में काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं आज बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से आज आपने यहाँ पे देखा, लगभग हम 51 कर्मचारी संगठनों की बात कर रहे थे। आज मुझे लगता है कि यहाँ पर 70 से आसपास जो है कर्मचारी संगठन और उनके प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे। हमारे पास तीनों विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं, उसमें टीचिंग फैकल्टी के भी है, नॉन टीचिंग के भी है। यूनिवर्सिटी के जो हमारे टीचिंग फैकल्टी के जो प्रोफेसर एसोसिएशन के प्रधान हैं विनीता सकलानी जी, उनका आपने भी आज वक्तव्य सुना, उन्होंने अपनी बात को रखा। बोर्ड और निगमों के हर तरह के कर्मचारी संगठनों के नेता आज हमारे इस मंच पे विराजमान है, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे पास एक ऐसे नेता जिनका लंबा इतिहास रहा है, गोविंद चिंद्राना जी हमारे बीच उपस्थित है। इनका भी मार्गदर्शन हमें आज मिला है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से कि कर्मचारियों को हम संगठित करने में कामयाब हुए हैं। आपने गत दिनों देखा होगा, एक एनजीओ चुनाव कराती है, फिर दूसरी एनजीओ चुनाव कराती है। वो एक ऐसी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। मैं आपको अगर थोड़े से दूसरे लहजे में बताऊं कि कांग्रेस पार्टी मैं मुद्दे की बात आपको कहूँगा। मुद्दे कर्मचारियों के बहुत से मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो है वो आज भी जो है सुलझे नहीं हैं। मैंने कहा कि जिस मुद्दे के ऊपर इस संगठन का जो है हमने इसकी नींव रखी थी, वो था कर्मचारियों की पे एनोमली, छठे वेतन आयोग की एनोमली, कर्मचारियों के भत्ते, कर्मचारियों की डीए की अदायगी, कर्मचारियों की जो हमारा पे कमीशन रिवाइज हुआ था उसकी एरियर की अदायगी थी। उसको लेकर हमने इस संगठन को बनाया था। वो आज भी जस के तस है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर लगातार कर्मचारी संगठन बात कर रहे हैं। आज उसी बात को लेके आज हमने जो एजेंडा रखा है हाउस में, उस एजेंडे के ऊपर जो है सभी ने बात की है, सभी ने अपनी राय रखी है। इसके बाद चुनाव भी होगा, उसमें बाकी सारी मुद्दे होंगे, उसमें 4/9/14 का भी एक बड़ा मुद्दा है और बहुत से मुद्दे हैं। उन मुद्दों के ऊपर हम बार बार चर्चा करेंगे। हमारे बीच आज बहुत से लोग हैं, वो भी आपसे रूबरू होंगे। क्या आप लोग सरकार जी आज जो इश्यूज आए हैं खासकर यूपीएस का, और एक बात कही जा रही है कि कर्मचारियों की सैलरी की डेट भी आगे पीछे हो सकती है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या काम है? डीए और एरियर तो अलग रहा, लेकिन अब तो सैलरी तक के लाले पड़ गए, समय तक नहीं मिलेगी, पेंशन समय पर पेंशन नहीं मिलेगी।
मैं वन बाय वन, जैसे आपने यूपीएस का जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कहा, तो यूनिफाइड पेंशन को कुछ नहीं, अर्थमेटिक है, उन्होंने उसको बस एक प्रेजेंटेशन दी है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान है कि जो पहले कर्मचारी को कंट्रीब्यूशन वापस आता था 60%, लेकिन अब वो कुछ नहीं आएगा, अब उसको पेंशन उस प्रोपोर्शनेट में कर दिया, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन वापस नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो मुझे नहीं लग रहा जो यूपीएस है वो एनपीएस से भी वर्स्ट है, तो इस करके हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि सभी जगह ओपीएस लागू कीजिए। और दूसरी बात कही जा रही है जो आपका सैलरी और पेंशन का है, और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि जो कर्मचारी, हम ऐसा तो नहीं कि चैरिटी हम मांग रहे हैं, ये तो हमने श्रम किया होता है, मेहनत की होती है, पेंशन भी कमाई होती है, सैलरी भी कमाई होती है, और गवर्नमेंट को जिम्मेदारी से आगे आना चाहिए और उसकी कोशिश रहनी चाहिए कि पहले को उसकी पेंशन और उसकी सैलरी कर्मचारी की मिलनी चाहिए। और एक बात और करना चाहिए, जिस तरह का वर्तमान संकट राज्य में आया है, उसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिटिकल एडवांटेज जो भी बोले हम, उसमें एक लिया है कि आपका जीएसटी का जो कंपनसेशन है वो नहीं दिया, और आपकी बोरिंग लिमिट घटा दी, जिसमें एनपीएस का शेयर 9200 करोड़ था वो भी घटा दिया। तो उससे क्राइसिस तो स्टेट में आया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहना चाहेंगे जो 9200 का शेयर है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, जो एम्प्लॉइज़ का शेयर है और गवर्नमेंट का शेयर है, उसको स्टेट को दिया जाए, ताकि जो स्टेट की आजकल वित्तीय स्थिति बिगड़ी है उसमें सुधार हो और कर्मचारी और पेंशनरों की पेंशन समय पर दी जा सके। चित्रांडा जी, कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ का बहुत बड़ा इशू है, सुप्रीम कोर्ट तक बार बार लड़ रहे हैं पेंशन को लेकर, ओपीएस और सेक्टर्स में मिल गई है, अब कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या आप सुझाव देंगे? हमें उम्मीद है कि भी निरंतर ये 14 सालों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में ये लड़ाई चलती रही है। अभी 22 अगस्त को जो है ये आर्गूमेंट कंक्लूड हो चुके हैं, जजमेंट रिजर्व रही है, और हम होपफुल है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ तक हमारे अपने दरवाजे डेमोक्रेटिकली भी यहाँ लड़ते रहें और जुडिशरी से भी लड़ते हैं। तो आज हमारे को उम्मीद है कि जो न्याय का मंदिर है वो हमारे पक्ष में निश्चित रूप से जो है सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो आप सुप्रीम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार से ओपीएस बहाल की थी, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों बहाल नहीं? सरकार की मंशा, आपका जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं 98 के दौरान, उसमें ये भूल जाए आने वाले समय के लिए, अगर संगठन कमज़ोर होते रहे, कि आपको कोई भी सोशल जो वेलफेयर की जो स्कीमें होती थी उसको रिस्टोर करेगी। उसके लिए एक पहले स्टेट लेवल का फिर नेशनल लेवल का जो है आपको बहुत बड़े फ्रंट पे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में भी पूरे भारतवर्ष में जो है ओपीएस के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है आज का नहीं है, ये 20वीं सेंचुरी ओल्ड है। जब किंगडम होती थी या कॉलोनियल वो होता था, तो उसमें जो इंटेलेक्चुअल क्लास होती थी उसको किंगडम के दौरान जो है ये पेंशन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था, और उनके लिए उस टाइम 40 साल कंपल्सरी थे, अब 33 साल है, और 33 के बाद अब जो एलिजिबिलिटी होती है वो 20 साल के, जिसमें आपको फुल पेंशन 33 साल का है। इसमें ये नॉन कंट्रीब्यूटरी है। और अब दूसरी जो स्कीमें चल रही है ये कंट्रीब्यूटरी है, और ये इंश्योरेंस कंपनी के पास में ये डिज़ाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिज़ाइन है कि किसी ना किसी रूप में जो एनपीए हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए थोड़े टाइम के, एक आपके पास यूटीआई का भी एक स्कैंडल आया था, जिसमें बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने आपको 10 रुपये या 20 रुपये का जो बॉन्ड था वो जो है उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। तो इसी तरह से जो इंश्योरेंस मार्केट बेस्ड स्कीमें हैं ये आगे के लिए नहीं चलती है, ये मात्र उन लोगों के लिए है जो मल्टीनेशनल है और उसमें वो प्ले करेंगे और वो इसका जो है पार्ट रहेंगे। तो इसलिए ओपीएस इज़ द बेस्ट सिस्टम, और जो सेंचुरी ओल्ड चला है और पूरे इंडिया में चला है, और इवन पहले फॉरेन में भी था ये कॉन्सेप्ट। अगर यूएसए से आया तो 1935 में जो पहला एक्ट जो है इन्होंने पेंशन का सोशल सिक्योरिटी का लाया था वो 1935 में है। इसका विरोध जो है वहीं से हुआ था, वो 1938 में हुआ था। फिर पूरे भारतवर्ष में जो है इसको वैसे 1920 से शुरू हुआ था, 1957 में जो है ये पूरे उस लेवल पर, इंडिया लेवल पर जो है आपकी ओपीएस शुरू की थी। और सीसीएस पेंशन रूल जब 1972 में आया वो स्टैट्यूटरी रूल था जिसके अंदर जो है पेंशन को रेगुलेट किया गया है। तो ओपीएस इज़ द बेस्ट, और उसके बाद जो है बाकी कुछ नहीं है। तो ओपीएस के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। सर ये आपका सवाल है, जैसे सेक्रेटरीट के कर्मचारी आए हैं, क्या समर्थन आप लोग उनका करते हैं? जो बिल्कुल हम इस पे हम साफ साफ कहना चाहेंगे, जो सचिवालय के कर्मचारी है वो पहले जो पिछला हमारा 20 में जब 20 जनवरी 2021 को गठन किया था महासंघ का, वो हमारा हिस्सा था और हमारे कंस्टिट्यूएंट है, हम उसके साथ खड़े हैं। और हम ये कहना चाहेंगे उनके इशू जायज़ है, उन्होंने अपने इशू नहीं, हालांकि जो स्टेट के कर्मचारी उनके इशू उठाए हैं, हो सकता है भाषा की शैली में कोई फर्क रहा हो, पर वो मुझे लगा दोनों साइड रहा है। तो सरकार को दखलंदाजी करनी चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, जो डेड लॉक है उसे तोड़ना चाहिए। अभी हम उनके साथ खड़े हैं, और जो भी यहाँ कार्यकारिणी आएगी, जो इलेक्ट होकर के आएगी, वो आगे फैसला लगे कैसे उनके साथ खड़े होना, कैसे उनकी मदद करना है, लेकिन डेफिनेटली उनके साथ खड़े हैं।
तो नोटिस थमा दिए गए हैं, तो वो कहाँ तक वार्ता बुलाने की बजाय उनको तो नोटिस थमा दिए गए। मुझे लग रहा है जो नोटिस जो दिए गए हैं, अब मैं अपनी बात भी कहूँ, जब हमने एक्शन किया था 10 नोटिस मुझे भी दिए गए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिस का जवाब जाता है, पर उन्होंने कोई ऐसे डेफिनेटरी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है। जो बातें कही है, तथ्य पे कही है, हो सकता है कहीं की हो यूज़, तो उसका भी सरकार देखे कि वो उसके परिवार के सदस्य हैं और उन्हें माफ़ किया जाना चाहिए और उनके साथ वार्ता की जानी चाहिए। लड़ाई आगे ज़्यादा चलेगी ऐसा देखो, ऐसा मुझे लग रहा है सरकार और जो कर्मचारी के बीच में एक तालमेल रहना चाहिए। और प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं लगभग 4,85,000 कर्मचारी पेंशनर्स हमारे बीच में जो आज खड़े हैं, हम लगभग बाकी संगठन भी होगा लगभग 4,85,000 कर्मचारी पेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो एक हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो वोटर तो आपके 59 लाख है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सरकार को देखना चाहिए कि पहले भी जो सरकार है ये, वो यहाँ कर्मचारियों को एक स्टार्ट के रूप में मानती थी कि यहाँ से मेरा स्टार्ट शुरू होगा। तो मुझे लग रहा है वर्तमान जो सरकार बैठी है उसको अपने इस पर चिंतन करना पड़ेगा। जिस तरह से कर्मचारी से शिफ्ट कर रही है, तो अन्यथा उसको उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी में आज हम देख रहे हैं कर्मचारियों में भारी क्रोश है। उसे कहीं ना कहीं कर्मचारियों से वार्ता करके जितने भी मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए।